पाश्चात्य राजनैतिक चिंतन में यूनानी विचारकों में प्लेटो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम लोग प्लेटो पर चर्चा करेंगे, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के बारे में जानेंगे। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व में एथेंस में हुआ था और प्लेटो को राजनैतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा कंफर्म करते चलें कि हम लोग पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरस्तु को कहते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखें, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है और राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो का असली नाम अरिस्टोक्लीस था। प्लेटो नाम इनके गुरु सुकरात ने इनको दिया था। प्लेटो की बहुत सी रचनाएं हैं, उनमें तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो रिपब्लिक, जिसका दूसरा नाम भी एक लिया जाता है, जिसको कंसर्निंग जस्टिस कहते हैं। उसके बाद एक स्टेट्समैन है और एक किताब है लॉज। तो तीन किताबें उनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्रोटोगोरस है, मेनो है, क्रेटो है और बहुत सारी किताबें हैं उन्होंने लिखी हैं। मगर ये सारी पुस्तकें उनकी जितनी भी उनकी रचनाएं हैं वो सब वार्तालाप शैली में हैं, ऐसे जैसे बातचीत करते हैं उस शैली में लिखी गई हैं। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो निगमनात्मक है। सामान्य रूप से हम अध्ययन जिस तरह से करते हैं तो एक तो डिडक्टिव मेथड है और एक इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड वो होता है जहां हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, और डिडक्टिव मेथड या निगमनात्मक पद्धति वो होती है जब हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो सामान्य से विशेष की ओर चलने की है। अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए एक बात यहाँ पर और चर्चा करना चाहेंगे कि प्लेटो का जो राजनैतिक दर्शन है वो वहाँ की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा। उसमें क्या क्या चीज़ें थीं जिन्होंने प्लेटो के दर्शन को प्रभावित किया, यहाँ पर उनको शामिल करना मैं ठीक समझता हूँ। मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। और वो ये है कि एथेंस की जो परिस्थितियाँ थीं उस समय, उन्होंने प्लेटो का जो दर्शन है उसको काफ़ी प्रभावित किया। एथेंस कोई बहुत महत्वपूर्ण शहर नहीं था, लेकिन 490 ईस्वी पूर्व में मैराथन का एक युद्ध हुआ जिसमें ईरान और यूनान के मध्य आपस में युद्ध हुआ और यूनान ने ईरान को हरा दिया। उसके पश्चात वहाँ थेमिस्टोक्लीस ने शासन संभाला और साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई। थेमिस्टोक्लीस का शासन बहुत समय तक नहीं चला। थेमिस्टोक्लीस के बाद वहाँ पर पेरिक्लीस का शासन हुआ, वो शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुए और पेरिक्लीस ने अपने शासनकाल में एथेंस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पेरिक्लीस के शासनकाल में जो कला, संस्कृति और स्थापत्य कला थी, इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन उसी दौरान धीरे धीरे वहाँ पर जो जनतंत्र का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम अपनी बात को कहने का अधिकार रखते हैं, लोगों के साथ अपनी बात, अपना व्यू है उसको पक्ष रखने का जो अधिकार था, वो भी धीरे धीरे प्राप्त होता चला गया। क्योंकि भौतिक साधन प्राप्त होना एक अलग बात है और जो व्यक्ति के अधिकार और जो हमारी जो स्वतंत्रता, समानता और ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इनकी धीरे धीरे शुरुआत वहाँ पर होने लगी थी। लोग अपना पक्ष रखने लगे थे सरकार को और शासन तक अपनी बात पहुँचाने लगे थे। इस तरह से ये देखा जाए कि उसी दौरान वहाँ पर जनतंत्र के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो रहा था। ये बात 5वीं शताब्दी के आसपास की है। यूनान, उसी समय एथेंस और स्पार्टा का युद्ध होता है जिसमें एथेंस पूरी तरह से हार जाता है, स्पार्टा ने विजय हासिल की होती है। तो जो एथेंस का शासन है वो
कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो लोकतंत्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि लोकतंत्र अपने हितों को पूरा करने का एक साधन है। तो एक ऐसा लोकतंत्र जो अत्याचारी तंत्र को प्रदर्शित कर रहा है, या एक ऐसा अल्प वर्ग है जो स्वार्थी वर्ग के रूप में शासन का संचालन कर रहा है। एक और विचारधारा उसी समय एथेंस में आई, डेवलप हुई। कुछ लोग आए जिनको हम सोफिस्ट कहते हैं। सोफिस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। जब सोफिस्ट एथेंस में आए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को कुछ इस तरह की दीक्षा दी, जैसे तर्क और वितर्क करना, जो कहना चाहिए शासन के नियम थे और इन सब चीज़ों के बारे में, न्याय के बारे में और ये बुद्धि के बारे में, इन सब के बारे में लोगों को दीक्षित करना शुरू किया। सोफिस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि सोफिस्ट शिक्षण का कार्य करते थे, पढ़ाते थे और उसके बदले वो पैसा लिया करते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है, उनको एक शब्द दिया गया कि वो विद्या के व्यापारी थे। तो ये जो सोफिस्ट विचारधारा आई, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत थे, उनके बारे में हल्की थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। कि जैसे उनका एक सिद्धांत था संशयवाद। संशयवाद का मतलब ये है कि वो ये नहीं मानते थे कि दुनिया में कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की चीज़ होती है। उनका ये मानना था कि जो सत्य है वो सदैव सापेक्ष होता है, किसी के कॉन्टेक्स्ट में ही हम सत्य को देख सकते हैं। ऐसा सत्य आज तक निर्मित ही नहीं हुआ जो हर समय काल परिस्थिति के अनुसार उसको हम आप सही साबित कर सकें। तो एक संशयवाद की स्थिति हुई जिसने उस समय यूनान में और एथेंस में प्रचलित जितनी भी मान्यताएं थीं उनको बहुत चैलेंज किया। इसके अलावा उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसको हम मानववाद कहते हैं। उनका ये मानना था कि मनुष्य ही मनुष्य के अध्ययन का प्रमुख विषय है। गॉर्जियस कहते हैं कि कोई वस्तु अगर अस्तित्व में नहीं है तो हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, और अगर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसको दिखा नहीं सकते, और अगर वो हम अगर हम उसको हासिल भी कर लें तो हम उसको दिखा नहीं सकते, उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। प्रोटोगोरस कहते हैं कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। तो इस तरह के विचार उस समय प्राचीन यूनान में प्रचलित थे, 5वीं शताब्दी के आसपास। एक और विचारधारा वहाँ पर, एक और सिद्धांत था उनका, वो था बुद्धिवाद का सिद्धांत। बुद्धिवाद ये मानती है कि जो ज्ञान है वो किसी धर्मशास्त्र में या किसी देववाणी से प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें हमारी बुद्धि से प्राप्त होता है। हम उसको तर्क और वितर्क के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक और सिद्धांत था जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के उससे नहीं हुई, आदेश से नहीं हुई, बल्कि लोगों ने आपस में समझौता करके एक राज्य का निर्माण किया। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो सोफिस्ट ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वहाँ पर लोगों के बीच में प्रचारित किए। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। एक विचार है सुकरात का, सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। इस विचार ने प्लेटो को बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा 2-3 सिद्धांत और हैं जिन्होंने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को एक नई दिशा दी, जिसमें सत्य का सिद्धांत है। सत्य का सिद्धांत ये कहता है कि जो वस्तु का मूर्त रूप है उसमें सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य उसके विचार में होता है। जैसे अगर हम मेज कहें तो मेज कहने के साथ ही हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, वो सत्य है। हम मेजें अलग अलग तरह की देखते हैं, किसी के घर में किसी दूसरे शेप में होगी, कहीं दूसरे शेप में होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनता है ये सत्य है। तो ये सत्य का सिद्धांत है। दूसरा एक उनका ज्ञान का सिद्धांत है। ज्ञान का सिद्धांत ये है कि हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 2 तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक तो सापेक्ष ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से छूकर, देखकर, सूंघकर प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान प्राप्त होता है इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तनशील है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और दूसरा एक निरपेक्ष ज्ञान है। निरपेक्ष ज्ञान जब हम
किसी भी चीज़ पर तय कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। जैसे इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है उसके आधार पर हमने जैसे अभी आपको बताया कि हम मेज का कॉन्सेप्ट, जैसे मेज हम कहते हैं तो एक विचार हमारे दिमाग में पैदा होता है, तो वो एब्सोल्यूट है, वो ट्रुथ है, वही सत्य है, उसके अलावा दूसरा कोई उसमें चेंज नहीं है। तो ये जो निरपेक्ष ज्ञान है ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने एक दो बातें और कहीं, जैसे उन्होंने कहा कि शासन करने के लिए निर्लिप्त बुद्धि चाहिए। जो लोग स्वार्थी टाइप के हैं, जो लोग अपना हित चाहने वाले हैं, उनको शासन का अधिकार नहीं होना चाहिए, शासन नहीं करने देना चाहिए, बल्कि शासन करना एक कला है। और वो लोग जो सच में त्याग और लालच से दूर हैं, जो जो त्याग करने वाले हैं और लालच से दूर हैं, शासन उनको करना चाहिए। और एक बात और उन्होंने कही कि ये जो एक द्वंद्वात्मक पद्धति है, डायलेक्टिक मेथड है, हीगल और मार्क्स ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। जब भी हम बात के कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे उस पर चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि जैसे वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, वैसे ही जब हम किसी भी सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि हम तर्क वितर्क करें। जैसे अभी हम शुरू में कह रहे थे कि प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी के सारी डायलॉग मेथड में लिखी गई हैं। लोग सवाल पूछते हैं, उसका जवाब होता है और फिर हम उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये कुछ प्रभाव थे जो अलग अलग तरह से प्लेटो के ऊपर पड़े। प्लेटो की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत की बात की है, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक में कुछ विषय स्थापित करने की कोशिश की गई है। पहला यह है कि श्रेष्ठ या शुभ क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा एक विषय है कि न्याय क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक तीसरी बात उसमें यह कही गई है कि एक आदर्श शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। एक बात और है कि एक आदर्श राज्य कैसा होगा। साम्यवाद के बारे में भी चर्चा की गई है, साम्यवाद को शामिल किया गया है उसमें। साम्यवाद भी अजीब तरह का है। पत्नियों का और संपत्तियों का साम्यवाद किया गया है, और वो भी सिर्फ एक वर्ग के लिए। अभी आप शायद इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे होंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग बना दिए थे आत्मा के गुण के आधार पर, और उसी के आधार पर उन्होंने साम्यवाद की कल्पना की थी। और एक विषय उसमें और शामिल किया गया है कि राज्य का पतन कैसे होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे न्याय के सिद्धांत पर। तो प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को किस तरह से प्रतिपादित किया है। 3 विचारक हैं। पहला है सिफालस। सिफालस से पूछा जाता है कि प्लेटो पूछते हैं कि आप बताइए न्याय क्या है। तो सिफालस कहते हैं कि सच बोलना और अपना कर्ज चुका देना न्याय है। प्राचीन यूनान में एक बड़ी समस्या थी कि जब लोग बाहर जाया करते थे तो अपना कुछ सामान या चीज़ें जो भी होती थी अपने पड़ोसियों के पास या किसी के पास छोड़ जाते थे, और कहते थे कि जब हम आएंगे तो लौट कर ले लेंगे। और सामान्य रूप से क्या होता था कि जब वो वापस आते थे तो लोग बेईमानी कर लिया करते थे और मना कर देते थे कि आप हमारे पास ये सामान छोड़कर नहीं गए। तो जो जिसका सामान होता था वो उसको वापस नहीं मिल पाता था। तो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सिफालस ने कहा कि सच बोलना कि हम सही बताएं कि भाई आप हमारे पास ये चीज़ छोड़ गए थे, और अपना कर्ज चुका देना न्याय है। प्लेटो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उसी बीच में इनका बेटा है पोलीमार्कस, उससे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ न्याय क्या है। तो वो कहता है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसे को तैसा। प्लेटो इस बात का भी खंडन करते हैं कि जैसे आपके साथ कोई गलत काम कर रहा है, जैसे आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो सत्य का ये मतलब नहीं है, न्याय का ये मतलब नहीं कि आपके साथ भी वैसा हो। न्याय तो एक दूसरी चीज़ है। दूसरे एक विचारक हैं थ्रेसिमेकस, जिनका नाम है, वो उग्रवादी विचारक की श्रेणी में आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए न्याय क्या है। तो थ्रेसिमेकस कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। जो ताकतवर लोग होते हैं, जो कुछ वो करते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वही न्याय है। और वो ये भी कहते हैं कि जो निर्बल हैं उनको सताना और चीज़ें ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो शक्तिशाली जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकत है।
प्लेटो इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तीसरे एक विचारक हैं जिनका नाम ग्लाकन है। ग्लाकन से पूछा जाता है कि आप बताइए न्याय क्या है, तो ग्लाकन कहते हैं कि न्याय भय की संतान है। जहाँ पर डर होता है वहाँ न्याय के लिए लोग बात करते हैं। जैसे आप अभी कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, तो आप अगर सताए हुए होते हैं तभी आप जाते हैं। जो आपको सता रहा होता है वो कोर्ट में नहीं जाता। तो ग्लाकन कहते हैं कि न्याय की उत्पत्ति तब होती है जब लोग डर जाते हैं। प्लेटो इस बात का भी खंडन करते हैं। प्लेटो की जो जस्टिस की थ्योरी है वो ये है, प्लेटो कहते हैं कि न्याय व्यक्ति की आत्मा का गुण है। व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं और उन 3 गुणों में कोई एक प्रधान गुण होता है। जैसे पहला है विवेक, जिसको रीजन कहते हैं। दूसरा है साहस, जिसको वो स्पिरिट कहते हैं। और तीसरा है तृष्णा या वासना, जिसको वो एपिटाइट कहते हैं। किसी में वासना की अधिकता होती है, किसी में साहस की अधिकता होती है और किसी में विवेक की अधिकता होती है। प्लेटो कहते हैं कि जिनमें विवेक की अधिकता होती है उनको शासक बना देना चाहिए, उनको शासन का कार्य देना चाहिए। जिनमें साहस की अधिकता होती है उनको सैनिक का काम देना चाहिए, वो सैनिक वर्ग में उनको शामिल किया जाना चाहिए। और जिनके अंदर तृष्णा होती है, वासना होती है, उनको उत्पादन के काम में लगा देना चाहिए। तो इस तरह से प्लेटो ने एक सोसाइटी के, समाज के 3 हिस्से कर दिए, जिसमें शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और उत्पादक वर्ग है। अब न्याय क्या है, इसके लिए प्लेटो कहते हैं कि एक व्यक्ति, उसकी आत्मा का जो गुण है वो उसके अनुसार काम करे और किसी भी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यही न्याय है। और एक आदर्श राज्य क्या है, वो कहते हैं कि जो समाज के 3 वर्ग हैं, जिनको हम शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग कहते हैं, वो तीनों अलग अलग रहते हुए उनको जो काम सौंपा गया है वो काम करें, उनका संपादन करें और किसी दूसरे वर्ग में उसके कार्यों में इंटरफेयर ना करें। तो जो न्याय का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर जिन गुणों की प्रधानता है वही काम करे, इसके अलावा वो किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। और एक आदर्श राज्य की जो स्थापना की बात प्लेटो कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो वर्ग बने हैं लोगों से मिलाकर, विभिन्न विभिन्न गुणों वाले, वो वर्ग एक दूसरे के कार्यों में बगैर इंटरफेयर किए हुए, बगैर एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए हुए अपने कार्यों का संपादन करें। यही एक आदर्श राज्य की पहचान है। तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। आशा है कि आप इससे कुछ लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।